जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHIC 134। जैसे कि मैंने सुबह एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अनाउंसमेंट किया था कि हम BHIC 134 को एक डिटेल एनालाइज करेंगे, इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम से पहले। और इस प्रिपरेशन में हम कवर करने वाले हैं 3 गेस्ट पेपर, जिसमें लगभग आपको 15 से 16 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए इन वीडियोज़ में मिलेंगे। साथ ही हर एक क्वेश्चन को अच्छे से मैं डिस्कस करूँगा जो आपकी आसानी से माइंड तक जाए, क्योंकि जो लैंग्वेज मैं इस्तेमाल करता हूँ आपको पता है काफ़ी आसान होती है एज़ कम्पेयर टू योर जो इग्नू की बुक है उसके। और साथ ही जो गैस पेपर के बाद मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे वो है, मैंने जो बताया था आपको, जैसे कि जो आपका सिलेबस है, हर एक सिलेबस में जो हर एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट, उसके लगभग एक वीडियो एक सिलेबस एक पॉइंट पर एक टॉपिक पर ज़रूर आएगी, जो कि सभी चीज़ें सभी डायमेंशंस आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। मुझे नहीं लगता फिर कुछ बचेगा इसमें, क्योंकि जब हम इतने सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर लेंगे उसके बाद फिर हम सिलेबस से जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे हमें, या टॉपिक जो इंपॉर्टेंट लगेंगे उनको कवर करेंगे, तो फिर कुछ इसमें कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अच्छे से आपका प्रिपेयर कराने वाले हैं, लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। और यहाँ पर आज हमने पहला गेस्ट पेपर लिया है जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है यहाँ पर। चलिए आज की इस वीडियो में इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से और देखते हैं कि ये क्या है और कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का इतिहास BHIC 134 हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 1707 से 1950 के इतिहास के बारे में हमें बताता है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आपका, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे, कई क्वेश्चन आप इसमें पढ़ने वाले हो। यानी एक से ज़्यादा आप इसमें क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हो। जैसे आप इसमें पढ़ोगे आंग्ल मराठा युद्ध, जो सिख युद्ध हुए, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ, या भारत की मतलब जो ऐतिहासिक लड़ाई हुई हैं, जो बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, पानीपत का युद्ध हुआ, तो ये सभी आप इसमें जानोगे। हो सकता है आपसे 1857 की लड़ाई के बारे में पूछ लिया जाए, 1857 की क्रांति जो हुई थी, प्लासी के युद्ध के बारे में पूछ लिया जाए, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पूछ लिया जाए, आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पूछ लिया जाए, तो कोई भी अगर युद्ध आ जाता है तो वो क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए काफ़ी थोड़ा बड़ा है और एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से बिना टाइम गवाए। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। भारत के इतिहास में समय समय पर कुछ युद्ध हुए हैं। इन युद्धों के द्वारा भारत की राजनीति ने न जाने कितनी बार जो है बदलाव हुआ है, परिवर्तन आया है भारत की राजनीति में सॉरी। भारतीय रियासतों में आपस में ही कई इतिहास प्रसिद्ध लड़ाई हुई, यानी कुछ ऐसी लड़ाई भारतीय रियासतों के बीच ही हुई जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इन सभी रियासतों की आपसी फूट भी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अंग्रेज़ों ने इसका पूरा लाभ उठाया। राजपूत, मराठों और मुसलमानों के बीच लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी संधियाँ हुई। भारत के इतिहास में अधिकांश युद्धों का जो लक्ष्य है वो सिर्फ एक है, क्या? एक रहा, दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत। क्योंकि दिल्ली जो है राजधानी के रूप में उभर रहा था और अंग्रेज़ों ने ही अपनी सूझबूझ और चालाकी व कूटनीति से दिल्ली की हुकूमत प्राप्त की। हालांकि उन्हें भारत में अपने पांव जमाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन वो कई बार इसमें सफल हुए। बहुत सी उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई इसको प्राप्त करने के लिए। सबसे पहला जो यहाँ पर हम युद्ध डिस्कस करने वाले हैं वो पानीपत का युद्ध है। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1760 के बीच भारत पर चढ़ाई की और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध जीतकर मुगल साम्राज्य पर जो एक तरीके से फातिहा पड़ी, यानी एक तरीके से कह सकते हैं उसको संकट में, खतरे में ला दिया। उसने उसने दिल्ली पर दखल करके उसे लूटा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सबसे अधिक क्षति मराठों को उठानी पड़ी। कुछ समय के लिए उसकी बाढ़ रुक गई, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं थी। मुग़ल बादशाहों की इस वजह से जो मुग़ल बादशाहों से उनकी हुकूमत गद्दी लेने का वो जो अवसर था वो खो बैठा। ये लड़ाई वास्तव में मुग़ल साम्राज्य के पतन की सूचक है। इसने भारत में मुग़ल साम्राज्य के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में मदद की थी और अब्दाली की पानीपत में जो फतह हुई उसने न तो उससे स्वयं फ़ायदा उठाया और न ही मुसलमानों को या मुसलमान सरदारों को उसका फ़ायदा हुआ।
इसका जो वास्तविक फ़ायदा हुआ वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ और अंग्रेज़ों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। इसके लिए कंपनी को एक के बाद और सॉरी इसके बाद कंपनी को एक के बाद एक सफलता मिलती चली गई, ठीक है, जिसमें प्लासी की युद्ध प्लासी की लड़ाई भी है, प्लासी का युद्ध भी है। प्लासी का जो युद्ध हुआ वो जून 1757 में हुआ। आपको डेट ज़्यादा महत्व नहीं रखती, साल और महीना आप याद रख लीजिए। और प्लासी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसमें आपको डेट भी याद कर लेनी चाहिए एक दो, तो इसमें आप याद रख सकते हो, ठीक है। 1757 में लड़ाई हुई है और अंग्रेज बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पिलासी नामक एक गांव है जहां पर ये लड़ाई हुई। सिराजुद्दौला की सेना में जहां बड़े बड़े जो है काफ़ी अच्छे और देशभक्त व्यक्ति थे जैसे मीर मदान, मोहन लाल, वहीं काफ़ी जो है धोखेबाज व्यक्ति भी था एक मीर जाफ़र। युद्ध 23 जून को सुबह 9 बजे शुरू हुआ। मीर जाफ़र और राय दुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहे। इस युद्ध में मीर मदान जो एक देशभक्त व्यक्ति था वो मारा गया। युद्ध का परिणाम शायद नियति ने पहले ही तय कर रखा था, क्योंकि एक पूरा प्लानिंग के साथ मीर जाफ़र जो था उसने प्लानिंग कर रखी थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ, वो मिला हुआ था और कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को धोखा मिला था इस लड़ाई में। रॉबर्ट क्लाइव बिना युद्ध की विजय के फलस्वरूप मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। बिना विजय के रॉबर्ट क्लाइव जीत गया क्योंकि धोखा दिया गया था नवाब को। के एम पणिक्कर के अनुसार ये एक सौदा था, एक प्लानिंग के तहत ये जो नवाब था उसको हराया गया था। उसके बाद आता है मैसूर का युद्ध। 1761 में हैदर अली ने मैसूर में हिंदू शासक के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, ठीक है। निरक्षर होने के बावजूद भी हैदर अली की सेना और राजनीतिक योग्यता अद्वितीय थी, यानी काफ़ी एक ज़बरदस्त थी। उसके फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध थे। हैदर अली की योग्यता, कूटनीति, सूझबूझ और सैनिक कुशलता से मराठे, निजाम, अंग्रेजी लोग जो थे वो ईर्ष्या करते थे। हैदर अली ने अंग्रेज़ों से भी सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसके लिए तैयार नहीं हुए अंग्रेज़, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती। यानी अगर वो जो हैदर अली के साथ कोई संधि कर लेते या समझौता कर लेते तो हैदर अली के होते हुए उन्हें वो पद नहीं मिल पाता जिसको वो चाहते थे, ठीक है, जो महत्व वो चाहते थे, जो पद वो चाहते थे, तो वो नहीं मिल पाता उन्हें हैदर अली के होते हुए। भारत में अंग्रेज़ों और मैसूर के शासकों के बीच 4 सैन्य मुठभेड़ हुए, जो मुख्य 4 सैन्य मुठभेड़ हुए अंग्रेज़ों और मैसूर के शासकों के बीच। अंग्रेज़ों और हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच समय समय पर युद्ध होता रहा है। ये 32 सालों तक चला, यानी 32 सालों के अंदर अंदर 4 युद्ध हुए। 1767 से 1799 के बीच ये सभी युद्ध हुए थे। आंग्ल मराठा युद्ध, यहाँ पर सभी युद्धों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है, डिटेल में नहीं बताया गया ज़्यादा, तो एक ओवरव्यू या परिचय आप इसको कह सकते हैं हर एक युद्ध के बारे में। बाकी जो इम्पोर्टेंट मुझे युद्ध लगेंगे उनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे 1857 का युद्ध है, 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में एक डिटेल में हम एनालाइज करेंगे अच्छे से उसको, कि क्या कारण रहे हारने के, कैसे हम अंग्रेजी शासन को हराते हराते बचे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम जानेंगे, क्रांति कहाँ से उभरी, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, सभी चीज़ें डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे। बाकी इसमें भी 1857 की क्रांति है, लेकिन थोड़ा सा परिचय उसको दिया गया है, हर एक युद्ध का थोड़ा थोड़ा यहाँ पर परिचय ओवरव्यू दिया गया है। आंग्ल मराठा युद्ध देख लेते हैं। भारत के इतिहास में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए, ठीक है। ये तीनों युद्ध 1775 से 1818 तक चले। ये युद्ध ब्रिटिश सेनाओं और मराठा महासंघ के बीच हुए थे। इन युद्धों का परिणाम यह हुआ कि मराठा महासंघ का पूरी तरह से विनाश हो गया। मराठों में पहले से ही आपस में काफ़ी भेदभाव थे, जिस कारण वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध एकजुट नहीं हो सके, और जहां एकजुट लोग नहीं हुए वहां वो हारते गए, क्योंकि अंग्रेज़ों का मेन जो नीति थी, अंग्रेज़ों की जो मेन स्ट्रेटेजी थी वो यही थी कि फूट डालो, राज करो। जहाँ पर वो देखते थे कि यहाँ पर बस की बात नहीं है, वो वहाँ पर फूट डाल देते थे और विजय हासिल करने के लिए स्टार्टिंग हो जाती थी उनकी। जहां रघुनाथ राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मित्रता करके पेशवा बनने का सपना देखा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते थे, किसी
एक पार्टी को या किसी एक पक्ष को अपना समर्थन दे देते थे तो दूसरा पक्ष ऐसे ही हार जाता था। तो इस वजह से काफ़ी जो है फूट डालो और राज करो की नीति उसकी उनकी काफ़ी सफल रही और कई जगह उन्होंने सफलताएं हासिल करी। अंग्रेज़ों के साथ सूरत की संधि की, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मित्रता करी रघुनाथ राव ने और पेशवा बनने का उसका एक सपना था, तो अंग्रेज़ों के साथ सूरत की संधि की। वहीं बाजीराव द्वितीय ने बसीन भागकर अंग्रेज़ों के साथ बसीन की संधि की और मराठों की स्वतंत्रता को बेच दिया। पहला युद्ध 1775 से 1882 के बीच चला। रघुनाथ राव महासंघ के पेशवा मुख्यमंत्री, यानी पेशवा बोलते हैं मुख्यमंत्री को, पेशवा जो मुख्यमंत्री के तरीके से होता है उनका, के दावे को होता था के दावे को लेकर ब्रिटिश समर्थन से प्रारंभ हुआ, ठीक है। जनवरी 1779 में बड़गांव में अंग्रेज पराजित हो गए, लेकिन उन्होंने मराठों के साथ सलबाई की संधि की जो 1782 में हुई थी और यह युद्ध जारी रखा। फिर आता है आंग्ल सिख युद्ध जो अंग्रेज़ों और सिखों के बीच हुआ। भारत के इतिहास में 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए, 2 सिख युद्ध हुए। इन दोनों ही युद्धों में सिख अंग्रेज़ों से पराजित हुए और उन्हें अंग्रेज़ों से उनकी मनमानी शर्तों के अनुसार संधि करनी पड़ी। युद्ध जो प्रथम युद्ध हुआ वो पराजय के कारण उसकी पराजय के कारण सिखों को अंग्रेज़ों के साथ 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि करनी पड़ी। इसके उपरांत एक संधि और भैरोवाल की संधि हुई 1846 में ही, और इन संधियों के द्वारा लाल सिंह को वजीर के रूप में अंग्रेज़ों ने मान्यता प्रदान कर दी और अपनी एक रेजिडेंट को लाहौर में रखना एक तरीके से अनिवार्य कर दिया। महारानी जिंदन कौर को दिलीप सिंह से अलग कर दिया। महारानी जिंदन कौर के जो पुत्र थे दिलीप सिंह और महारानी जो है उनकी संरक्षिका थी, तो उनसे उनको अलग कर दिया और उसके बाद दिलीप सिंह की संरक्षिका थी, इसमें वही बताया गया है, शेखपुरा भेज दिया था, ठीक है, महारानी को। द्वितीय युद्ध में सिखों ने अंग्रेज़ों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। दिलीप सिंह को पेंशन और महारानी और दिलीप सिंह को दोनों को पेंशन पर भेज दिया था। इंग्लैंड में 5 लाख रुपए की पेंशन उनकी बांधी गई थी, जहां पर कुछ समय बाद महारानी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। गोरखा युद्ध लास्ट युद्ध है, गोरखा युद्ध इसमें, ठीक है। गोरखा युद्ध 1816 में ब्रिटिश भारतीय सरकार और नेपाल के बीच हुआ। उस समय भारत का जो गवर्नर था वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का प्रसार नेपाल की तरफ भी होने लगा था, जबकि नेपाल अपने राज्य का विस्तार उत्तर की ओर चीन के होने के कारण नहीं कर सकता था। गोरखों ने पुलिस थानों पर हमला कर दिया और कई अंग्रेजों को अपना निशाना बनाया। इन सब परिस्थितियों में कंपनी ने गोरखा लोगों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और प्रथम ये यहीं तक था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं दी गई। यहाँ पर फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 का जिक्र छेड़ा गया है। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान 1857 की महान क्रांति थी वो हुई। इस क्रांति का जो आरंभ हुआ वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर तक फैल गई। और इस क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह से हुई थी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी क्रांति और सैन्य स्वतंत्रता संग्राम बना, ठीक है। उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में बदल गया बाद में, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है, ठीक है। 1857 की इस महान क्रांति के रूप में लेकर विद्वानों में मत है। कुछ विद्वान इसे सिपाही विद्रोह मानते हैं, कुछ स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, कुछ सामंतवादी प्रक्रिया बोलते हैं, कुछ जन क्रांति, कुछ मुसलमानों के द्वारा किया गया षड्यंत्र। तो अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे इसके जो मेन लीड रोल में रहे थे, मेन जो आदमी थे, मेन जो शासक थे जिन्होंने मेन भाग लिया इस क्रांति में, जैसे मंगल पांडे हुए, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे। तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि हम 1857 एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, जिसको मैं सेपरेट एक अलग वीडियो में कवर कराऊंगा, कंप्लीटली उसको कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसको हम अगले वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का
क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको क्वेश्चन पढ़कर ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही लगता है, और लगभग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरीके से 15-16 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो हर एक वीडियो में हमारे साथ तक लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को हर एक जो टारगेटेड स्टूडेंट है हमारे, जो BHIC 134 के एग्ज़ामिनी हैं, जिन तक वीडियो नहीं पहुंची है उन तक वीडियो पहुंचाइएगा, क्योंकि तभी हमारा लक्ष्य कंप्लीट होगा। और ये सभी वीडियोस उन्हीं के लिए हैं जिनके पास सोर्स नहीं है तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, बाकी BGS 183 की भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर उसको भी कवर कराइएगा, लेकिन मैं उस सब्जेक्ट को अभी नहीं पढ़ा रहा। फ़िलहाल तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसको, हो सकता है आगे इन फ्यूचर उसको पढ़ाऊँ, तो अभी कोई प्लानिंग नहीं है उसको पढ़ाने की। बाकी मटेरियल अगर मुझे उसके संबंधित कुछ मिलता है, उससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल मिलता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है या कोई भी ऐसा मटेरियल मुझे मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं उसको अपलोड करूंगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। वहां पर सभी स्टूडेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। बाकी इस वीडियो की PDF आपको फ़िलहाल तो नहीं मिलेगी। इस वीडियो की PDF आपको इस सीरीज़ के कंप्लीट होने पर मिलेगी। कंप्लीट जब ये सीरीज़ हो जाएगी पूरी, तब आपको ये PDF मिलेगी, क्योंकि इसमें आसान भाषा में इतना दिया गया है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि एक बार में आपकी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप इसको एक बार और देखिए। बहुत ही आसान लैंग्वेज में पुश कर आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको PDF इसको प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा। जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट होती है तो मैं आपको PDF दे दूंगा। वो सब चीज़ें एग्ज़ाम से पहले ही हो जाएंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम से पहले ही सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और एग्ज़ाम से पहले ही आप तक PDF पहुंच जाएगी। तो यहीं तक थी ये वीडियो, और अगले वीडियो में जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा अर्थव्यवस्था के बारे में, उपनिवेशवाद काल में किस तरीके से अर्थव्यवस्था हमारी इफेक्ट हुई, उसके बारे में अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए गुड बाय, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।